बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे धातु एवं अधातु। तो उसके अंदर हम बात कर रहे थे कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणों के अंदर हमने दो अभिक्रियाएं स्टडी की हैं। फर्स्ट थी धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। सेकंड नंबर पे हमने बात की थी धातुओं की जल से अभिक्रिया, H2O से अभिक्रिया। ठीक है, और आज हम बात करेंगे धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो देखो, जो धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो देखो, इनकी जनरल अभिक्रिया कुछ इस तरह से होती कि जैसे धातु प्लस तनु अम्ल गिव्स लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो, यहाँ पर एक अम्ल के पहले हम बात कर रहे हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया, जबकि अम्ल से पहले हमने लगाया है तनु। क्या लगाया है? तनु लगाया है। तो देखो, तनु और सांद्र ये दो शब्द आते हैं इनके साथ में, अम्ल के साथ में। तो देखो, जो अम्ल होता है उसके साथ हम किसी की भी अभिक्रिया करवाते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, और वो ऊष्मा की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए हम जब भी अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो वो तनु अम्ल लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा जल मिला लेते हैं अम्ल के साथ में, और फिर उसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं। तो यहाँ पर ये तनु शब्द हमने क्यों काम में लिया है, इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया हम करवाते हैं किसी की धातु के साथ में, तो निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। उस नुकसान से बचने के लिए हम तनु अम्ल यूज करते हैं। और धातु तनु अम्ल गिव्स लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, देखिए ये है अपना आयरन। क्या है? आयरन, Fe आयरन, और किससे अभिक्रिया कर रही है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहे हैं। HCl को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना रहे हैं ये? FeCl2 लवण। नाम क्या है? FeCl2 आयरन क्लोराइड। और साथ में क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मैग्नीशियम। इस धातु का Mg का क्या नाम होता है? मैग्नीशियम। और ये जो अम्ल है वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिंक धातु का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो इसके अंदर भी क्या बन रहा है? जिंक क्लोराइड लवण और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2Al प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस H2 गैस। तो देखो, हाइड्रोजन गैस इनके अंदर बन रही है। अब देखो, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि क्या सारी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवाती हैं या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं? तो देखो, इसका पता हम किससे करेंगे? इसका पता हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज से करेंगे। किससे? रिएक्टिविटी सीरीज से, जिसको हम 2 बार देख भी चुके हैं, लेकिन हम फिर बात करते हैं। देखो, क्या होती है अपनी अभिक्रियाशीलता श्रेणी कि कहो ना कार मिलेगी अल्टो जैन फरारी, पब्लिक हैरान क्यों होगी सिल्वर ऑडी। ये अपनी अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। तो देखो, इसके अंदर क्या होता है? ये जो धातुएं होती हैं इनको इनकी अभिक्रियाशीलता के रूप में अरेंज किया गया है। ये धातुएं होती हैं, ये अधिक क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं? अधिक क्रियाशील होती हैं। और जो नीचे स्थित धातुएं हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं?
कम क्रियाशील होती हैं। अब देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जो धातुएं हाइड्रोजन गैस के ऊपर है वो हाइड्रोजन से क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, अधिक रिएक्टिव है। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है ये धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगी, और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगी, इससे अभिक्रिया नहीं कर पाएंगी या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेंगी। और इनके साथ साथ में हम ये जो मेटल हैं, यहाँ पर कौन कौन सी मेटल हमने ली है, आयरन लिया है, मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम। तो क्या इनकी रिएक्टिविटी रेट सेम होती है या सेम वे में ये अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं? तो नहीं, इनका भी एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, और वो ऑर्डर हम इस श्रेणी से पता करेंगे। जो धातुएं ऊपर स्थित होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं, और जो नीचे होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। तो देखो इसके अंदर कौन कौन सी धातुएं हमने काम में ली हैं। एक तो आयरन लिया है, ठीक है, आयरन कहाँ पर है, ये रहा। फिर मैग्नीशियम, तो ये अपना मैग्नीशियम, जिंक, तो ये रहा जिंक, और एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम अपना ये रहा। तो देखो इसके अंदर मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। क्यों? क्योंकि ये इन चारों धातुओं में सबसे ऊपर है। फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, और सबसे कम, इन चारों में सबसे कम कौन होगा, आयरन होगा। तो इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया, मैग्नीशियम, और उसके बाद में एल्यूमिनियम, और फिर जिंक, और सबसे कम कौन हो गया, अपना आयरन। इस तरह से ये इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम रहेगा। और हमें ये भी पता चल गया कि कौन कौन सी धातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसी धातुओं की जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं। तो देखो कॉपर, सिल्वर और मरकरी तीनों अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, और ये हमें इस अपनी श्रेणी से भी पता चल रहा है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं। तो ये अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये तो बात हो गई धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रियाशीलता की। कौन सी धातुएं अभिक्रिया करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं, किसकी अभिक्रिया दर ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। अब हम बात करेंगे अम्ल के बारे में कि जो धातुएं हैं वो अम्ल से बाकी अम्लों से अभिक्रिया करने पर तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब धातुओं की अभिक्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो कुछ और ही कंडीशन हो जाती है। तो वो क्यों होता है, तो देखो एक क्वेश्चन है कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या होता है नाइट्रिक अम्ल के अंदर, नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, HNO3 होता है, HNO3। तो देखो जब हम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि नाइट्रिक अम्ल की क्या प्रवृत्ति होती है। तो ये जो नाइट्रिक अम्ल है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। ये किसी का भी ऑक्सीकरण कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑक्सीकरण कर सकता है। तो देखो नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, अतः उत्पन्न हाइड्रोजन गैस जल में ऑक्सीकृत हो जाती है तथा HNO3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन। हम स्टडी कर चुके हैं इस बात के बारे में, लेकिन हम फिर देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं। तो देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेके हम इनकी बात करेंगे। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का
निकलना भी क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो देखो हाइड्रोजन जुड़ना क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। तो निकलना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। हाइड्रोजन का निकलना हो चाहे ऑक्सीजन का जुड़ना हो, दोनों ऑक्सीकरण के अंदर आएंगे। और चाहे ऑक्सीजन निकल रही हो चाहे ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन जुड़ रही हो, दोनों किसके अंदर आएंगे, अपचयन के अंदर आएंगे। तो देखो जो अपना HNO3 है, HNO3 है या नाइट्रिक अम्ल है, ये क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस बन रही थी, अम्लों से विक्रिया करके धातुएं क्या बना रही थी, हाइड्रोजन गैस बना रही थी। और ये हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक अम्ल से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये ऑक्सीकृत हो जाती है किसके अंदर, H2O के अंदर। किसके अंदर ऑक्सीकृत हो जाती है, H2O के अंदर ऑक्सीकृत हो जाती है। तो देखो ये जो हाइड्रोजन बन रही थी वो तो ऑक्सीजन ये जल बना लिया उसने तो, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसका क्या होगा। तो देखो जो नाइट्रोजन HNO3 है उससे क्या बन जाएंगे, ये जो नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड के अंदर ये अपचयित हो जाएगी। ऑक्साइड कौन से होते हैं नाइट्रोजन के, NO, N2O, NO2 है। इस तरह से जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है वो तो जल के अंदर ऑक्सीकृत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि H2 के साथ में ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और ये जो NO3 है इससे क्या निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, NO2 या N2O, इस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन है वो अपचयित हो जाएगा। HNO3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अपचयित हो जाएगा। इस तरह से जब धातुओं की हम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीकृत हो जाती है जल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वा रेजिया क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया क्या है। तो देखो जो एक्वा रेजिया है वो एक मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है जिसके अंदर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, फॉर्मूला HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में उपस्थित रहते हैं। और कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। और ये पहले क्या लगा हुआ है, सांद्र लगा हुआ है। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का मिश्रण होता है जिसके अंदर इनका रेशियो रहता है 3:1। 3:1 के अनुपात में ये जो HCl और HNO3 मिलकर क्या बनाते हैं, एक्वा रेजिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्वा रेजिया। और ये एक्वा रेजिया है, ये क्या बन जाता है, प्रबल संक्षारक बन जाता है। धातुओं को घोलने वाला या धातुओं के ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाती है या धातुओं को घोलने की पावर इनके अंदर होती है। और ये एक भभकता द्रव भी होता है। और ये कौन सी धातुओं को गलाने में भी पॉसिबल होता है, गोल्ड और प्लेटिनम, ये जो धातुएं होती हैं इनको गलाने में समर्थ होता है। तो देखो इसका मिस यूज करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि गांव के अंदर गोल्ड को चमकाने वाला, कि अपने जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनके ऊपर शाइनिंग लाने वाले कुछ फेरी वाले घूमते रहते हैं और वो क्या रखते हैं अपने पास में, यही एक्वा रेजिया रखते हैं। क्या रखते हैं, एक्वा रेजिया रखते हैं जिसके अंदर HCl और HNO3 का ये मिश्रण होता है। और उस मिश्रण के अंदर वो जो अपने ऑर्नामेंट्स हैं, चाहे अपनी चूड़ियाँ हो, कुछ भी, कोई भी ऑर्नामेंट हो, उसको वो उस सॉल्यूशन के अंदर डुबो देते हैं। और उस सॉल्यूशन के अंदर डुबोते ही वो क्या हो जाएगा, सोने की कुछ परत है ऊपर से घुलकर उस सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगी। जो मिश्रण वो लेके घूम रहा था उसके अंदर घुल जाएगी। तो अपना जो ऑर्नामेंट है उसका वजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो हमें हल्का महसूस होगा।
क्यों होगा? क्योंकि उसकी परत है वो उस मिश्रण के अंदर घुल गई, डिजोल्व हो गई। इस तरह की अफवाहों से हमें बचना चाहिए। तो ये होता है अपना एक्वारेजिया। इस तरह से धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया हमने देखी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने किए हैं। और ये वीडियो आप देखिए, और वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अपना जो चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।